अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, जम्मू कश्मीर के हवाले से एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ मैंने पढ़ी है, आपके साथ शेयर करूंगा। थोड़ी लंबी है लेकिन आपको इससे पता चलेगा कि किस तरह भारत की उस वक्त की स्टेट और आज की यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में एक साजिशों का जाल बिछाया गया और किस तरह इसमें अमेरिकन जर्मन नेशनल इन्वॉल्व थी। वो मैं डिटेल में आता हूँ आगे। पहले मैं ज़रा बता दूं कि जैसा कि सबको पता है, हर आम पाकिस्तानी, इंडियन, कश्मीरी सबको पता है कि भारत कुछ ना कुछ करने जा रहा है पीओके के हवाले से, और पीओके गिलगित बल्तिस्तान का फैसला करीब है। और जैसे कि मैं भी अपनी कुछ वीडियोस में आपको डिटेल में बताई थी चीज़ें जो कि हकीकत से बहुत ही करीब हैं। और जम्मू एंड कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान का फैसला अब करीब है, बहुत हुआ तो 2023, मैक्सिमम 2024। इस हवाले से इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ भी इस मामले में इन्फॉर्म्ड हैं। अभी जो चाइना भारत की जो छोटी सी झड़प हुई है डंडों से, क्योंकि उनको हथियार रखने की इजाज़त नहीं है वहाँ पे, चाइना भारत की एग्रीमेंट है तो फायर आर्म्स रखने की इजाज़त नहीं, तो डंडों से स्वागत किया था भारत के सुरमाओं ने चाइनीज़ भगोड़ों का, और भगा दिया उनको डंडे मार के। उसका कोई कश्मीर से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन बहरहाल चाइना और पाकिस्तान काफ़ी परेशान हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात जिस किस्म के हैं कि अब इनके पास कुछ भी नहीं है, सैलरीज देने के पैसे नहीं है, इंपोर्ट सामान करने के पैसे नहीं है, और ये मुल्क हर चीज़ इंपोर्ट के ऊपर चलता है, मोहताज है। तो और ऐसे में बग़ैर इंपोर्ट के फिर पेट्रोल और गैस ख़त्म हो गया है, डीज़ल ख़त्म हो गया है, तो किस तरह जंगें लड़ेंगे। तो इनको पता है कि इस वक्त भारत इस पोजीशन में है कि बड़ी आसानी से पाकिस्तान का मामला सेटल कर सकता है। तो इस सारी परेशानी में JNK के हवाले से पाकिस्तान ने एक इंटरनेशनल लॉबिंग और ड्रामेबाजी बहुत बढ़ा दी है। आपको पता है कि पाकिस्तान जंगें तो लड़ नहीं सकता, तो जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान एक तो अपनी प्रॉक्सी और दूसरा इंटरनेशनल लॉबिंग, जिस पे मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए जाते हैं। अजीज़ दोस्तों, उसी सिलसिले की एक कड़ी है ये फ़हीम कयानी, प्रेसिडेंट तहरीक कश्मीर UK, इसने कल मंगल के दिन ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक कॉन्फ्रेंस कराई। ब्रिटिश पार्लियामेंट में कोई कॉन्फ्रेंस करानी हो ना तो वहाँ पे कुछ कमरे हैं पार्लियामेंट के अंदर, जिसमें कोई भी मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट उस कमरे को बुक कर लेता है और फिर वो उसका होस्ट होता है और वहाँ पे वो कॉन्फ्रेंस कराता है। तो फिर आपको पता ही है कि काफ़ी पाकिस्तान की लॉबिंग है, जिसकी वजह से काफ़ी MPs पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू को, नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं। उसमें एक अफजल खान MP है लेबर पार्टी का, उसने ये कॉन्फ्रेंस कराई और कहने को तो उसका जो एजेंडा था उसमें ये था कि हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन के हवाले से, और वहाँ पे 1 मिलियन इंडियन फौज बैठी हुई है और लोगों को ह्यूमन राइट्स नहीं मिल रहे और वहाँ पे ये हो रहा है और वो हो रहा है सारा कुछ। जबकि असल हालात पाकिस्तान के अंदर जो कब्ज़ा है पीओके और गिलगित बल्तिस्तान का, वहाँ के हालात इंतहाई ख़राब हैं। भारत के कश्मीरियों में आपको 99% कश्मीरी भारत के साथ खुश नज़र आता है, इस वक्त सुकून से प्रॉस्पेरिटी में रह रहा है। लेकिन पाकिस्तान में 99% कश्मीरी गिलगिती बल्ती पाकिस्तान से तंग आए हुए हैं। इसका भी मैं आगे आपको कुछ दिखाने जा रहा हूँ, लेकिन यह है कि इंटरनेशनल लॉबिंग में बहुत तेज़ी से बढ़ावा हुआ है। OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, जो मेरा ख्याल है 50 से ज़्यादा मुस्लिम कंट्रीज़ की ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जनरल सेक्रेटरी को पीओके का दौरा कराया गया और फिर उसने बयान दिया। तो OIC का प्लेटफॉर्म है ना, वो टोटली कश्मीर पे यूज़ होता है। बाकी आपको दुनिया में OIC कभी भी आपको उगर मसले पे बोलती हुई नज़र नहीं आएगी, क्योंकि उगर मुसलमान हैं
बलोच मसले पे बोलती नज़र आएगी, बलोच भी मुसलमान हैं। कुर्द मसले पे बोलती हुई नज़र नहीं आएगी, पठानों के मसले पे नज़र नहीं आएगी, कभी बोलती नज़र नहीं आएगी। जब बोलेगी कश्मीर पे बोलेगी, क्योंकि ये पाकिस्तान के टट्टू हैं। पाकिस्तान ने इनको ख़रीदा हुआ है, ओआईसी को। यूनाइटेड नेशंस में भी ओआईसी जब भी स्पीच करता है जिनीवा में, तो वो कश्मीर के बारे में ही बात करेगा। तो अभी इसने जनरल सेक्रेटरी ने जब पीओके का दौरा किया तो भारत ने बहुत ही सख्त इसका जवाब दिया है। और भारत के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन जो हैं अरिंदम बगची, उन्होंने कहा कि हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं JNK के अंदर मामलात में। ये भारत के इंटरनल अफेयर्स हैं, JNK भारत की इंटीग्रल पार्ट है और उसके मामलात में किसी को बोलने का कोई हक नहीं है। हम OIC से कहते हैं कि तुम लोग पाकिस्तान का माउथ पीस क्यों बने हुए हो। और ये जनरल सेक्रेटरी जो हैं OIC के, ये तो पाकिस्तान के एजेंट बने हुए हैं और पाकिस्तान की ज़बान बोलते हैं। तो हम चाहते हैं कि अब इस किस्म की प्रैक्टिस बंद कर दी जाए। तो इसके अलावा कल पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो न्यूयॉर्क पहुंचे हैं और यूनाइटेड नेशंस में डेवलपिंग नेशंस की एक ऑर्गेनाइजेशन है G77। वो G77 में चाइना ऑर्गेनाइज करवा रहा है ये, और चाइना ने डेवलपिंग नेशंस को वहाँ पे बुलाया है और उनके फॉरेन मिनिस्टर्स वहाँ पे बैठ के डिस्कस करेंगे कि क्या मसाइल हैं। तो नॉर्मली एजेंडा में कोविड-19 है, क्लाइमेट है, डेवलपिंग नेशंस के इश्यूज़ हैं, ये सब, लेकिन बिलावल भुट्टो वहाँ पे भी जम्मू एंड कश्मीर पे बात करेंगे। तो अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पे खेलता रहा है। हालांकि आप देखें कि ये 1953 की 55 की पाकिस्तान की पोस्टल स्टैम्प पे इस नक्शे में कहीं JNK गिलगित बल्तिस्तान शामिल नहीं है। पाकिस्तान ने बहुत बाद में जाके इसको इस्तेमाल करना शुरू किया है कश्मीर को। और 65 के बाद जब इन्होंने देखा कि यार जंगों में तो हम भारत को हरा नहीं सकते, क्योंकि ओनली वन जंग पाकिस्तान ने भारत के साथ की है, उसमें भी ऑपरेशन जिब्राल्टर करके 1965 में वो जंग की गई, लेकिन एक ही जंग लड़ी है जो कि हारे थे। 71 की जंग तो वो भारत से नहीं थी, वो एक्चुअली तो बांग्लादेश में जो ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान पाकिस्तानी मिलिट्री फोर्सेस ने बंगालियों पे जब जुल्म की इंतहा कर दी तो भारत को इंटरवीन करना पड़ा। तो वो जंग हुई थी, वो पाकिस्तान भारत से लड़ने का कोई इरादा उसका नहीं था। और इसके बाद भी कारगिल, सियाचिन, ये सब पाकिस्तान की साजिशें थीं जिसको भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिए। तो पाकिस्तान एक्चुअली कश्मीर की प्रॉक्सीज चलाता रहा है। वरना ये देखें, जब यासीन मलिक को सजाएं दी गई थी भारत में अभी पिछले साल शायद, तो इमरान खान की सरकार थी, इमरान खान ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया। तो ये कश्मीर कमेटी के चेयरमैन जो काले कुर्ते में लेटे हुए हैं, ये सूटे मार रहे हैं, दूसरे साहब सूटे मार रहे हैं, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कश्मीर के लिए। आप इनको देखें, पिकनिक मना रहे हैं। और ये जितने लोग बैठे हैं, इससे ज़्यादा पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं। और ये तो एक तस्वीर है, अगर आप वीडियो देखेंगे तो बाकायदा पिकनिक मनाई गई थी। तो ये पाकिस्तान का हाल है। तो कश्मीरियों को पता है कि सिचुएशन बहुत ख़राब है। अभी हम जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर की तरफ। भारत कुछ जर्नलिस्टों ने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया, कुछ कश्मीर छोड़ के चले गए हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 1990 से ज़्यादा हालात ख़राब हो गए जर्नलिस्टों के लिए। क्योंकि लश्कर तैयबा की एक तंजीम है द रेजिस्टेंस फ्रंट, और ये लश्कर तैयबा की एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसने सब जर्नलिस्टों को धमकियां दी हैं, लेटर लिखे हैं कि तुम लोगों को हम ख़त्म कर देंगे। इसलिए कई जर्नलिस्ट, 20 जर्नलिस्ट है ना, वो पिछले कुछ दिनों में या तो रिज़ाइन करके जा चुके हैं और या तो कश्मीरी छोड़ के जा चुके हैं। तो ये सिचुएशन है, और ये सिचुएशन कैसे डेवलप हुई उसकी हम डिटेल में जाते हैं। देखें, ये एक रिपोर्ट है, काउंटर प्रोपेगेंडा विंग ने ये इशू की है। और ये जो काउंटर प्रोपेगेंडा विंग ने ये जो पूरी रिपोर्ट इशू की है ना, उसमें भारत की CID
और FBI और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट्स की रोशनी में ये तैयार की गई। ये एक्चुअली रिपोर्ट जो है ना वो एक खातून हैं कारिन जोदा फिशर। कारिन जोदा फिशर जर्मन ओरिजिन की हैं लेकिन अमेरिकन नेशनल हैं, और ये कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की छितर छाया में और कांग्रेस की छितर छाया में एक गंदा खेल खेला है जो मैं आपको डिटेल में बताना चाह रहा हूँ। अजीज दोस्तों, कारिन है ना वो जम्मू एंड कश्मीर में आती है और 10 साल रहती है। इसका वीज़ा एक्सटेंड होता रहता है। ये जर्मन अमेरिकन औरत है ना, वो पाकिस्तान की एजेंसियों के लिए काम करती थी, और अभी जो 76 जर्नलिस्टों को भारत में धमकियां दी गई हैं उसमें भी इसका हाथ है। अब ये अमेरिका में बैठ के काम कर रही है। ये जम्मू एंड कश्मीर में 10 साल रही, और जम्मू एंड कश्मीर की जो, क्योंकि उस वक्त स्टेट थी तो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर और पूरी कैबिनेट और पार्लियामेंट होती थी, उसके पावर कॉरिडोर्स में इसका बहुत आना जाना था। 2016 में बीजेपी सरकार ने इसको डिपोर्ट किया अमेरिका। ये कांग्रेस PDP गवर्नमेंट 2006 में जब थी तब ये आई थी, और कांग्रेस के लीडर और उस वक्त के मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के आशीर्वाद से ये भारत में आई थी। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये रिपोर्ट दी है कि इसका काम जर्नलिस्टों को धमकाना अभी है। पिछला काम मैं अभी आगे बताता हूँ। अभी इसका एक फ्रंटमैन है मुख्तार बाबा, वो तुर्की में बेस्ड है, तुर्की से वो अपना ऑपरेशन चला रहा है, और वो वहाँ से भारत के जम्मू एंड कश्मीर में टेररिस्टों को भी ग्रूम कर रहा है, हायर भी कर रहा है टेररिस्टों को, उनके लिए फैसिलिटीज़ भी जमा करा रहा है, और जर्नलिस्टों को धमकियां देना और ये एक माहौल खौफ का पैदा करना उसका काम है। ये कारिन जोदा फिशर का आदमी है बाबा। ये पाकिस्तान बहुत आता जाता है तुर्की से, और भारत के जम्मू एंड कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए, खौफ फैलाने के लिए ये मुस्तकिल काम करता है। कारिन जब आई थी भारत में और कश्मीर में बेस्ड थी, तो ये उस वक्त की PDP प्रेसिडेंट और उस वक्त की चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती के करीब आ गई, और उसके लिए पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के तौर पे अनऑफिशियली काम करती रही, और चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती की रेसिडेंस में भी रही है, और उसकी सोशल मीडिया कैंपेन भी चलाती थी। इसने PDP के लीडर दिलावर मीर की इलेक्शन कैंपेन जो रफ़ियाबाद में 2008 के इलेक्शन में थी उसमें एक्टिवली पार्ट लिया था, और एक बार ये गिरफ्तार भी हुई थी जब नेशनल कॉन्फ्रेंस, फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट जावेद अहमद डार ने इसके खिलाफ शिकायत की थी। कश्मीर में बगैर परमिट के ये ओवरस्टे करती रही। इसका वीज़ा ख़त्म होता था तो वहाँ के जो कश्मीर के जो लीडर थे, महबूबा मुफ्ती वगैरह, PDP और कांग्रेस के, वो इसका वीज़ा बढ़ाते रहे। इसी दौरान इसने कश्मीर में 2 अनऑफिशियल NGO भी बनाए, जिसमें एक था रफ़ियाबाद रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन और दूसरा था, जिसकी ये मैनेजिंग ट्रस्टी थी, और दूसरा था NGO जम्मू एंड कश्मीर रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन। इन दोनों NGO की कोई ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन नहीं थी। इसके बावजूद पॉलिटिशियंस जो हैं PDP के और कांग्रेस के, वो इसके इवेंट में जाते रहे हैं। महबूबा मुफ्ती के साथ श्रीनगर ज्वाइन करने से पहले ये PDP के मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म दिलावर मीर की कॉन्स्टिट्यूएंसी रफ़ियाबाद बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट में रहती रही है। कोई तजर्बा टूरिज्म का ना होने के बावजूद उसको एज ए टूरिज्म एक्सपर्ट प्रोजेक्ट किया गया था, और इसको एक ठेका मिला था 96 लाख रुपए का टूरिज्म प्रमोट करने का, उस वक्त की जम्मू एंड कश्मीर सरकार की तरफ से।
और फिर इसी दौरान इसने पीडीपी और कांग्रेस के लीडरों से अपने ताल्लुकात और मजबूत किए। कई मिनिस्टर्स, 2 सीनियर एडिटर्स और ऑटोमोबाइल बिजनेसमैन इसके साथ कनेक्शन में रहे और पुलिस इसको जब भी डिपोर्ट करने की कोशिश करती तो इनको रोक दिया जाता था, क्योंकि उस वक्त सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार थी और उधर भी पीडीपी कांग्रेस की सरकार थी। इनके प्रेशर के वजह से साल दर साल इसके वीज़े को एक्सटेंशन मिलती रही। आखिर 2016 में कारिन को बीजेपी सरकार ने डिपोर्ट कर दिया, जबकि उस वक्त चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने काफ़ी रेजिस्ट किया कि इसको डिपोर्ट ना किया जाए, लेकिन इसको डिपोर्ट कर दिया क्योंकि सेंट्रल एजेंसीज ने इसको सिक्योरिटी थ्रेट करार दे दिया था। 4 साल ये बगैर वीज़े के रही। आखिरी 4 साल तो इसका वीज़ा भी एक्सटेंड नहीं हुआ था, लेकिन ये रहती रही। जनवरी 2021 में इमरान खान, पाकिस्तान के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर, ने कारिन की फर्म को लॉबिंग के लिए हायर किया कि ये कश्मीर पे पाकिस्तान की तरफ से लॉबिंग करे। पीटीआई का एक नुमाइंदा था बिलाल अहमद गफ्फार, जो कि सिंध से है, वो कारिन के साथ मिलके ये लॉबिंग फर्म चलाता था। इनकी जॉब प्रोफाइल थी गवर्नमेंट रिलेशन, मीडिया रिलेशंस, पब्लिक रिलेशंस एंड ग्रास रूट एडवोकेसी मोबिलाइजेशन इन इंडियन कश्मीर। वॉशिंगटन डीसी से रिपोर्ट्स के मुताबिक कारिन ने अब जाके काम करना शुरू किया था यूएस कैरियर डिप्लोमेट रॉबिन राफेल एक बड़ा नाम है, सबको पता है कि ये इंडिया के खिलाफ एक्टिविटीज़ में बहुत हिस्सा लेती रही है। ये असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स बिल क्लिंटन की सरकार में 93 से 97 तक रही है। लेकिन इसको इमरान खान ने जब हायर किया तो ये इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं थी। एक कन्वर्सेशन इंटरसेप्ट की गई थी 2013 की, जिसमें पाकिस्तानी ऑफिशियल और एफबीआई रॉबिन राफेल के साथ बातचीत में वो पकड़ी गई थी, जिससे रॉबिन राफेल के वाशिंगटन के ऑफिस में अमेरिकन अथॉरिटीज़ ने छापा मारा था और 2014 में, और उसके कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जो थे सरकार के साथ, स्टेट डिपार्टमेंट के साथ अमेरिका की, वो कैंसिल कर दिए गए थे और जस्टिस डिपार्टमेंट ने फिर 2016 में वो केस ख़त्म कर दिया। अब ये वॉशिंगटन में है और कारिन रॉबिन राफेल के साथ मिलकर लॉबिंग फर्म्स चलाती है, जो 2 लॉबिंग फर्म्स अक्टूबर 2020 में रजिस्टर हुई अमेरिका में, चिनार कंसल्टिंग और कश्मीर एक्शन नेटवर्क, दोनों डीसी में रजिस्टर्ड हैं। कारिन के बारे में अगर हम इतिहास में जाएं तो ये इंडिया आने से पहले ये बर्मा में थी, पहले चाइना के शहर यूनान में थी और यूनान से फिर इसके ताल्लुकात बने समरजोधा से। समरजोधा के साथ इसकी बाद में शादी हुई। समरजोधा से इसके ताल्लुकात वॉशिंगटन में बने थे और एक फ़ोटो गैलरी की एग्जीबिशन में, और फिर वहाँ से ये ताल्लुकात बढ़ते बढ़ते ये यूनान आई और फिर समरजोधा के साथ ये म्यांमार के ज़रिए इंडिया आने की कोशिश की, तो म्यांमार वालों ने इसको वापस चाइना भेज दिया, तो फिर ये डायरेक्ट आसाम में आई और समरजोधा से कारिन ने 2000 समरजोधा के साथ कारिन ने केरला में शादी कर ली 2006 में शायद, और दोनों रोड के ज़रिए फिर इंडिया में घूमते रहे और बाद में ये कश्मीर चली गई और समरजोधा से इसकी अलहदगी हो गई और ये दोनों अलग हो गए। कश्मीर जाने से पहले कारिन ने कांग्रेस की सरकार में दिल्ली में एक पीआर कंपनी थी परफेक्ट रिलेशंस लिमिटेड, उसमें डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड रेगुलेटरी अफेयर्स के तौर पे भी काम किया। ये ऑर्गेनाइजेशन परफेक्ट रिलेशंस लिमिटेड 1994 में इंडिया में रजिस्टर हुई थी दिलीप चेरियन के साथ मिलके।
दिलीप चेरियन के इस ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ अरसे के लिए कारीन को लिया था, फिर कारीन को वहाँ से फारिग कर दिया गया था, तो वो कश्मीर गई थी। अब परफेक्ट रिलेशंस कंपनी जो है, जो ये परफेक्ट रिलेशंस लिमिटेड, इसमें अब ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। आनंद शरद बदकामर, आशीष भासीन, दिलीप चेरियन डायरेक्टर हैं, निकोलस जेम्स, लता टॉमलिसन, ये सब अब इसमें हैं। ये है कारिन जोधा फिशर, जो भारत में अपना खेल 10 साल तक आज़ादी से खेलती रही कांग्रेस और पीडीपी की सरकार में। अजीज़ दोस्तों, अब भी ये कश्मीर के नाम पे माल भी बना रही है और पाकिस्तान की खिदमत कर रही है, इंटरनेशनल लॉबिंग कर रही है। ये सारा कश्मीर में एक खेल रचा जा रहा है। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान JNK में जो कर रहा है वो तो सबको पता है, आए दिन हम वहाँ पे देखते हैं। भारत उस पे सारा पूरा तैयार है और भारत की आर्म फोर्सेस और पॉलिटिकल लीडरशिप, क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर डायरेक्ट दिल्ली से ऑपरेट होता है, तो पॉलिटिकल लीडरशिप और आर्म फोर्सेस पूरी सावधान हैं और कश्मीर में कोई लाइटली मामले को नहीं लेते। लेकिन POK के हालात बहुत ख़राब हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में POK के हवाले से काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताई थी कि वहाँ पे POK के सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर सरदार इलियास और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की एक टसल चल पड़ी है। सरदार इलियास ऑफ कोर्स PTI के हैं और शहबाज शरीफ PTI के मुखालिफ हैं। तो इन दोनों की टसल हुई, जिसमें एक ने कहा कि मैं शहबाज शरीफ को मुजफ्फराबाद नहीं आने दूंगा, तो उधर से कहा गया कि हम तुम्हें इस्लामाबाद नहीं आने देंगे, वगैरह वगैरह। इस पे जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF नज़रियाती के चेयरमैन सदाकत मुगल साहब ने एक वीडियो इशू की है, बहुत गुस्से में हैं और वो कह रहे हैं कि ये सब कश्मीर की आज़ादी और एक प्रोपेगेंडा के तौर पे सब यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज़ ये सब कश्मीर को यूज़ कर रहे हैं। कश्मीर का बेड़ा गर्क किया हुआ है और कश्मीर में POK में कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। POK के नाम पे ये सब अपनी दुकानदारियां चमका रहे हैं। ये आपको डिटेल में सदाकत मुगल कश्मीरी बताएंगे। ये मैं एंड पे उनकी वीडियो शेयर कर रहा हूँ। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। जय हिंद। आज जो गुजारिश करनी है जम्मू कश्मीर के लोगों से, आज़ादी पसंदों से, कल मीरपुर में एक वाकया पेश हुआ शहबाज शरीफ और तनवीर इलियास के दरमियान, और PTI वाले आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि तनवीर इलियास ने रियासती तशख़्ख़ुस के लिए आवाज उठाई। कल मुस्लिम लीग वाले कहेंगे जी कि हम रियासती तशख़्ख़ुस के लंबरदार हैं। तो आज़ादी पसंदों के पेट में वैसे ही तकलीफ हो जाती है, दुख होता है कि जब हम आज़ादी की, तशख़्ख़ुस की, रियासत की, हकूक की, इबादत की बात करते हैं, तो यही सहूलतकार, यही गासबों के कुत्ते हमें कहते हैं एजेंट। और जब फारूक हैदर को वो चौहान आईना दिखाए, वो अमर लियाकत आईना दिखाए, वो जमशेद दस्ती आईना दिखाए, वो शेख रशीद आईना दिखाए, तो उस वक्त भी हम आज़ादी पसंद से रंग लगा के बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कहते हैं जी हमारा वज़ीर आज़म। और इनके औकात ये कि दूसरे दिन फिर उन्हीं जर्नैलों के, उन्हीं गासबों के, उन्हीं हुक्मरानों के, उन्हीं काब्जों के आगे लेटे होते हैं। और आज जो तनवीर इलियास ने वहां वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो आया था, जिनका ये आका है, हम तो हर गासिब के हुक्मरान पे लानत भेजते हैं कि हमारी रियासत पे वो काबज है अनलीगल गुज़श्ता 71-75 साल से। और हम जब अपने वतन की तशख़्ख़ुस की, आज़ादी की बात करते हैं, तो गासिबों के पाले हुए ये सहूलतकार, ये कुत्ते हम पे एलिगेशन लगाते हैं कि हम इंडिया के एजेंट हैं। तो आज तनवीर इलियास ने कोई उसको रियासती तशख़्ख़ुस याद नहीं आया। वो इमरान खान को खुश करने के लिए इनकी ये सियासी चेकलेश है। और मैं देख रहा हूं कुछ आज़ादी पसंदों को तकलीफ हो गई है जी कि हमारे वज़ीर आज़म ये हो गया। अगर ये हमारा वज़ीर आज़म है तो इसका मतलब है भाई कौन सी तारीख है भाई, फिर तुम्हारी कोई जदोजहद ही नहीं बनती। लिहाजा ये सहूलतकार, ये डिमी, ये नौसबाज, ये नोटंकी, ये गासिब के पाले हुए टाउट, ये कोई वज़ीर आज़म नहीं है। मैं रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों से जो गुजारिश करनी चाहता हूं कि रियासत सारी की सारी मुतनाज़ा है। हम पे जब 20-20 FIR फाइल होती है, मुश्तबा ख्वाजा जो है NSF का, उसके ऊपर 20 FIR, हमारे साथियों पे 30-30, 40-40 FIR। हमें जब गांव से किडनैप किया जाता है, इनके अकाउंट के कहने पे ये हमें उठाते हैं। और उस वक्त तो ये भाई हमारे लोग जब कोई आवाज उठाते हैं तो ये उनको डराते धमकाते हैं
कि जी आपको एजेंसियां उठा लेंगी और जी ये तो इंडिया के साथ मिले हुए हैं। अब जब इनको जूते पड़ते हैं और उनकी तरफ से जूते पड़ते हैं जिनके ये दलाल बन के रियासत के तशाकत पे उन्होंने सौदा किया हुआ है और अपने मफाद मराहत और कुर्सियों के इक़्तिदार के लालच में ये आजादी पसंदों की आवाज को, तारीख को दबाए और वतन के अंदर के, वतन के शहरी होते हुए हम तो रियासत के तमाम लोगों का एहतराम करते हैं, क्योंकि जब हम रियासत की आजादी की बात करते हैं तो रियासत के लोगों के आजाद मुस्तकबिल की बात करते हैं। लेकिन उस वक्त गासिब की फौज या गासिब के क्या कहते हैं एजेंसियां या अदारे, उन पे हमें इतना दुख नहीं है जितना इन रियासती शहरी कहलाने वाले इन गासिबों के, उन कुत्तों का है जो हमें कहते हैं जी कि आपकी औकात क्या है, आप वतन के खिलाफ हो। जब इनको जूते पड़ते हैं तो मैं गुजारिश करनी चाहता हूं, कोई भी आजादी पसंद इसमें फरीक न बने, न वो तनवीर रियाज का साथ आवाज उठाए उसके हक के लिए, न शहबाज शरीफ के हक में, न मुस्लिम लीग के साथ स्टैंड करे, न पीटीआई के साथ स्टैंड करे। वो एक और मुहम्मद जमात होती थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जिसकी क़यादत ये कहती थी कि नजरिया ला के पाकिस्तान को खत्म कर दिया जाएगा अगर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को कमजोर किया गया। आज वो खत्म हो, तबाह बर्बाद हो गई है और आज जो नजरिया ला के पाकिस्तान में इसका मतलब बचा ही नहीं है। फिर हम इनको जब इनके आका आईना दिखाते हैं और जूते मारते हैं वतन के अंदर और वतन के बाहर, कभी कहते हैं इस्लामाबाद नहीं आने देंगे, कभी कहते हैं एक वालदार इनको कुर्सी से घसीट के उठाएगा, कभी कहते हैं शट अप हु यू आर, डोंट बी टॉक, डोंट डिस्टर्ब माय लेफ्ट स्पीच। अब मैं स्पीच कर रहा हूं, मुझे क्यों डिस्टर्ब करते हो? उस वक्त हम आजादी पसंद, हम भी सच्चे हैं, हमें वतन से मोहब्बत है, वतन के लोगों से मोहब्बत है, वतन के तशख्खुस से के लिए जदोजहद का है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो वतन के, हमारे वतन की शहरी होके अपने वक्ती हकीम मफाद के लिए गासिबों के कुत्ते बने हुए हैं और हम इनके फैजवाल बरदार बने, हम इनकी आवाज बने, हमें पेट में तकलीफ हो जाए कि जी उसको क्यों ये शटअप कहा, उसको क्यों कहा तुम्हें वालदार उतार देगा, उसको क्यों कहा तुम्हें इस्लामाबाद नहीं आने दिया जाएगा। तो हमने इनको कहा है, जब इनके ऊपर इनको इनकी औकात दिखाई जाती है तो हम इनको कहा होता है कि तुम गासिबों के साथ सौदाबाजी करो, अपने वक्ती हकीम मफाद के लिए, तुम आजादी पसंदों के लिए खिते जमीन को तंग करो, तुम उनके क्या कहते हैं नेशनल एक्शन प्लान को यहाँ पे अप्लीमेंट करो, तुम उनके कहने पे गिलगित बल्तिस्तान में शेड्यूल 4 नाफिज करो, तुम उनके कहने पे यहाँ पे तारीख आजादी के हवाले से, रियासती तशख्खुस वादत के हवाले से, रियासती जगराफिया के हवाले से लिखी गई किताबों को बैन करो, तुम 11 फरवरी को मकबूल बाट शहीद के पोस्टर उतारो, तुम 11 फरवरी को मकबूल बाट शहीद के प्रोग्राम करने वालों के ऊपर जो है झूठी FIR फाइल करो। मुझ पे खुद 7 महीने के बाद एक FIR फाइल की गई। तो ऐसे में जब आजादी पसंदो, खुदा के लिए कुछ तो शर्म हमें भी होनी चाहिए कि हम क्यों इन गासिबों के, सहूलतकारों के जो है वो क्या कहते हैं अपना वकील बन के, हमदर्द बन के, महावन बन के मैदान में आ जाते हैं। कल जो मंगला डैम ऑपरेशन के हवाले से जो लड़ाई शुरू हुई है, मंगला डैम है ये तो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों का है। अगर उस तनवीर इलियास में इतनी गैरत, शर्म या हया होती तो शहबाज शरीफ को वहां पे आने क्यों देता? ये सिर्फ मफादात की, इक्तदार की, क्या कहते हैं मरहाज की जंग है, ये रियासत की दुश्मन है। और आज मैंने एक पीटीआई के दोस्तों की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी कि जी इंडियन फौज वहां पे आ गई थी तो हमने इसको बेस कैंप बनाया। और भाई सच क्यों नहीं कहते हो? पहले पाकिस्तान की काबुल फौज यहाँ पे दाखिल हुई, उसके बाद इंडिया की फौज दाखिल हुई। अभी हमारे इस स्टेटमेंट पे ये जो है तारीखी हकायक को क्या कहते हैं, मैं सेंट्रल कार के लोगों को कहेंगे जी हम तो इंडिया की जबान बोलते हैं, लिहाजा हमें खुशी होती है जब तुम्हारे आका तुम्हें जूते मारते हैं, हमें खुशी होती है जब वो तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाते हैं, हमें खुदा की कसम खुशी होनी चाहिए कि जब वो तुम्हें शटअप कॉल देते हैं। मेरी जो गुजारिश है इस वीडियो में कि कोई भी आजादी पसंद जो अपने आप को आजादी पसंद कहता है, जो इस वतन का बेटा है, जो इस वतन के आजाद मुस्तकबिल की बात करता है, वो इन पीटीआई और मुस्लिम लीग या पीटीआई या पीपल्स पार्टी की इस जाती लड़ाई में, जो मुफाद की लड़ाई है, जो आपने एक आका इक़्तिदार में है, दूसरा का आका जो है अपोजिशन में है, उनको खुश करने के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए जो है और बात करते हैं। औकात जब इनको इनकी दिखाई जाती है तो कहते हैं रियासती तशख्खुस, रियासत मुतनाज़ है। पीटीआई वालों और नून लीग वालों, पीपल्स पार्टी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें ये कहते हो कि रियासत मुतनाज़ है। जब हम ये बात करते हैं तुम कहते हो ये तो पाकिस्तान का हिस्सा है, तुम आजाद खित्ते में बैठ के आजादी की बात करते हो। उस वक्त तुम्हारी आंखों के आगे चर्बी होती है, उस वक्त तुम्हारी अकल घास चलने गई होती है, उस वक्त तुम्हारी गैरत जो है वो क्या कहते हैं अपना जमीन के अंदर चला गई होती है। लिहाजा आजादी पसंदों से जो गुजारिश करनी चाहता हूं मैं, अपने हकूक की, आजादी की, तशख्खुस की जंग जारी रखो, परमन जदोजहद है हमारी। और हर गासिब की तरफ से जब उसके किसी सहूलतकार को जूते पड़े तो उस वक्त आजादी पसंदों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए।
उम्मीद रखता हूँ कि मेरी इन गुजारिशात पे आजादी पसंद गौर करते हुए इन सहूलतकारों को यूं ही जलील होता देखेंगे, यूं ही। ये वो तनवीर इलियास जो कल कह रहा था रावला कोर्ट में ताज जेल बनाऊंगा, आज इसके आका ने इसको औकात दिखाई तो कुछ आजादी पसंद सीखने लगे जी हमारा वज़ीर आज़म, ये डिमी, ये सहूलतकार, ये क्या कहते हैं गठपुतली, ये हमारा वज़ीर आज़म कैसे हो सकता है? हमारा वज़ीर आज़म उस वक्त होगा जब पूरी रियासत अदाव होकर इबादत बहाल होगी और हमारी हक मालकियत तस्लीम की जाएगी इस वतन पे। आज काबिज की फौज निकलेगी, उस वक्त जो हुकूमत बनेगी, जो असम्बली बनेगी, उसका जो वज़ीर आज़म होगा वो हमारा वज़ीर आज़म होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।